हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि हम निरंतर अपने बुक को कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें हमने 6 अध्याय कंप्लीट कर लिए। आज ये 7वां अध्याय है। और जैसा कि हम सबको पता है कि परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी है 6 तारीख से। जिन बच्चों के पास भूगोल है, चित्रकला है, मनोविज्ञान है, ये इनके पेपर हो चुके हैं। और आप सभी का पेपर जो जनरल पेपर होता है सामान्य अंग्रेजी का, वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है। और 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम निरंतर चल रहा है। जैसा कि राजनीति विज्ञान का पेपर होगा आपका 28 मार्च को, और 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य का है। तो 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा अच्छे से रिवाइज करने का। आप अपनी बुक से भी रिवाइज करें, नोट से भी करें, और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। इनसे भी आप अपना क्या करें, रिविजन करें। जब बुक पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा बोर महसूस होने लग जाए और थकान से महसूस हो, तब आप वीडियो देखो, ताकि आप में वो थकान महसूस नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, आज हम इस अध्याय को पूरा करते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं से तात्पर्य क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अक्सर क्षेत्र विशेष की भाषाओं में व्यक्त किया जाता है। किसमें? क्षेत्र विशेष की भाषाओं में व्यक्त किया जाता है। और ये आकांक्षा स्थानीय जनता या शासकों को संबोधित की जाती है। ठीक है बच्चों, कुछ चीज़ें जो हमने पहले छठे अध्याय में किया था, मैंने कहा था कि कुछ प्लस बॉक्स में रह गए थे, इम्पोर्टेंट है, उनको मैं यहाँ लाया हूँ। तो थोड़ा सा इनको देख लेते, फिर हमारा ये अध्याय चलेगा लगातार। तो देखिए, उसमें देखा था ये संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये नारा किस आंदोलन का है? तो अक्सर इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये है 1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही फिर ये दे रखा है प्लस बॉक्स में, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांग्रेस अध्यक्ष है DK बरुआ, इन्होंने ये नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। किसने? DK बरुआ ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो बता दूंगा, बाकी आप इनको ऐसे तो पढ़ सकते, देख सकते हो। लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण के बारे में दे रखा है, तो अब यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है। इनसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो प्रश्न। तो JP के नाम से किसे जाना जाता है? लोक नारायण जयप्रकाश नारायण। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसको पूरा आप किताब में पढ़ सकते हैं। यहाँ इसका जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ देखेंगे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सोशलिस्ट, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, उसके संस्थापक महासचिव रहे हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए ये। और साथ में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में नेहरू जो मंत्रिमंडल थे उसमें शामिल होने से इन्होंने इनकार कर दिया था। गांधीवादी बनने के बाद इन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। ठीक है, कश्मीर शांति में प्रयास किया। चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण किसने करवाया? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार आंदोलन के भी नेता रहे और आपातकाल के विरोध के प्रति बन गए थे और जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत रहे थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जयप्रकाश नारायण से संबंधित। फिर चलते हैं 1974 की रेल हड़ताल। इसमें जॉर्ज फर्नांडिस का ध्यान रखना, इनके नेतृत्व में 1974 में रेल हड़ताल हुई थी। ठीक है, बोनस और सेवाओं से जुड़ी शर्तों के लिए ये रेल हड़ताल हुई थी। फिर चलते हैं हम, आज भारत की आज़ादी का दिन है, भारत के लोकतंत्र का दीपक बुझने न पाए, ऐसा फ्री JP कैंपेन ने, ये विज्ञापन था द टाइम्स ऑफ में 15 अगस्त 1975 को छपवाया गया था, फ्री JP कैंपेन। ठीक है, आज भारत की आज़ादी का दिन है, भारत के लोकतंत्र दीपक बुझने न पाए। फिर है आगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई है, तो इनके बारे में ध्यान रखना कि मोरारजी देसाई हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे और ये कांग्रेस ओ में शामिल हुए थे। ठीक है, गांधीवादी नेता थे और प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक थे। बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे थे। खास इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था इसमें, लेकिन दे रखा तो हम एक बार पढ़ लेते हैं इन सभी को। फिर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह इम्पोर्टेंट है।
ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। और मुख्यतः आपको ध्यान रखना है 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन किया था। किसने? चौधरी चरण सिंह ने 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन किया था। और उत्तर प्रदेश में कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 2 बार। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट है इनसे संबंधित लोकदल के संस्थापक कौन है? चौधरी चरण सिंह, ये ध्यान में रखना है। फिर आता है जगजीवन राम। जगजीवन राम का संबंध कहाँ से? बिहार से है, ये ध्यान रखना है। पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन बने थे? जगजीवन राम बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्षेत्र और राष्ट्र। इस अध्याय में जो हम बात कर रहे थे, ये अब तक देखा था, ये पिछले अध्याय के प्लस बॉक्स थे। और अब क्षेत्रीय आकांक्षा वाले अध्याय में आ जाते हैं, क्षेत्र और राष्ट्र। और इस अध्याय में देखेंगे हम कि 1980 के दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू कश्मीर में उठी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में। क्षेत्रीय आकांक्षाओं उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है। ठीक है, भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों तनावों के प्रति क्या कदम उठाए। लोकतांत्रिक अधिकार और राष्ट्रीयता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाई आती है। लोकतंत्र विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिए आज से हमें क्या सीखना जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं हम 1980 के दशक, स्वायत्तता की मांग का दशक। देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी। इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। संघर्ष विराम, सरकार की जवाबी कार्रवाई, सुलह से समझौते से, राजनीति और चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध, बातचीत के लक्ष्य विवादों को मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटाया जाए दृष्टिकोण, इन सब के बारे में 1980 के दशक में स्वायत्तता के मांग से संबंधित प्रमुख बातें रही थी। भारत सरकार का क्या नजरिया रहा था? तो भारत सरकार का नजरिया था कि विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से सुलझाया जाए। लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता है। लोकतांत्रिक राजनीति दल में विभिन्न दल समूह क्षेत्रीय किसी क्षेत्र समस्याओं को आधार बनाकर लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में क्षेत्रीय और बलवती है। ठीक है, यानी भारत सरकार का नजरिया विविधताओं को देखकर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के रूप में देखना पसंद करती है। हम इनकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। परीक्षा को ध्यान में रखते हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्योंकि व्याख्या आप कर पाओगे। अगर आपको ये पॉइंट टू पॉइंट याद है और याद रहेंगे तो आप इनके आधार से काफ़ी अच्छी व्याख्या कर पाओगे। इसलिए हम इनको ही अभी देखेंगे ताकि हम बड़े और छोटे सभी प्रश्नों को आसानी से और कम समय में याद करके याद रखकर बड़े अच्छी तरीके से वहाँ पेपर को सोल्व कर पाएंगे। तनाव के दायरे में देखते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद देश के विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों का विलय और राज्य के पुनर्गठन जैसे कठिन मसले सामने आए थे। अब देखते हैं हम जम्मू कश्मीर का मसला। और देखो बच्चों, ये काफ़ी बड़ा पार्ट है लेकिन इसको हम 2 वीडियो में पूरा कर देंगे। और 2 वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आपका 10 से 15 मिनट के वीडियो रहेंगे जिसमें आप सोचो आपके पूरा पार्ट कंप्लीट कवर किया जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट। और छूट नहीं रहा इसमें, आपको मैं इनकी व्याख्या भले न कर रहा हूँ लेकिन जो पॉइंट दे रखा है ये संपूर्ण पाठ्यक्रम को, संपूर्ण आपके अध्याय को सम्मिलित कर रहा है, शामिल कर रहा है। और ये जब याद है आपको तो आप इसके आधार से छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्नों को आसानी से और अच्छी तरीके से उत्तर आप लिख पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर का मसला है, इसको देख लेते हैं हम। जम्मू कश्मीर का मसला आज़ादी के तुरंत बाद सिर्फ भारत पाक संघर्ष का मामला नहीं बल्कि कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी रहा था। वैसे ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी समस्या है। नागालैंड, मिजोरम की भारत के अंग होने के मामले पर सहमति नहीं। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन चला अलग राष्ट्र की मांग को लेकर। तो आज हम इस द्रविड़ आंदोलन को ही देख लेते बच्चों। फिर भाषा के आधार पर राज्य गठन की भी मांग होती है, इसको और देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में से आंदोलन चले। तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन हुआ। पंजाबी भाषी लोगों ने अपनी हित अलग राज्य बनाने की मांग उठाई। 1966 में पंजाब हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से कि पंजाब हरियाणा नाम से राज्य कब बनाए गए? 1966 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन हुआ कब हुआ? 2000 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या हर परेशानी का हल निकाल लिया गया? तो हम देखेंगे आगे चल के
कश्मीर नागालैंड की समस्या विकट और जटिल, कैसे हुआ इनका समाधान? तो इनका समाधान हम अगले वीडियो में लाएंगे और उसमें कंप्लीट पार्ट पूरा कर लेंगे, जिसमें आपके प्लस बॉक्स भी ले आएंगे और सारा सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कि इनका समाधान कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, सारी चीज़ों को उसमें कवर करेंगे। आज का वीडियो देखो 10 मिनट में कम से कम आधा पार्ट हमने इसमें कवर कर लिया है, तो अगले वीडियो में इसको पूरा कर लेंगे। तब तक आप मन लगा के पढ़ो और पेपर की, जो आपका पेपर है उसकी तैयारी करते जाओ। अपने पॉलिटिकल के पेपर में छुट्टियां हैं, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आत्मविश्वास से पेपर देना और अच्छे से देना। एक लास्ट में थोड़ा सा हम द्रविड़ आंदोलन को विस्तार से समझ लेते हैं, परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। द्रविड़ आंदोलन, इसको थोड़ा सा समझ लेते, किताब में भी अच्छे से दे रखा है हमारे। द्रविड़ आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन में एक दे रखा है, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। इस तरीके की कहावत टाइप में कुछ लिखा है। तो किस आंदोलन से संबंधित है पूछा जाए तो आपको बताना द्रविड़ आंदोलन से। किससे संबंधित है? द्रविड़ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। और द्रविड़ आंदोलन की जो बागडोर संभाली थी वो तमिल सुधारक था ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी नायकर। तो एक प्रश्न तो यहाँ से आता है इससे संबंधित। ईवी द्रविड़ आंदोलन कौन सा पढ़ रहा था हम? द्रविड़ आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन। तो एक प्रश्न यहाँ से आता है ईवी रामास्वामी नायकर, इसको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। उतार लो बोले आप, ये याद कर लो। पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? ईवी रामास्वामी नायकर को। ठीक है। इन्होंने एक राजनीतिक संगठन बनाया था जिसका नाम था द्रविड़ कसगम। ये इसकी पार्टी मान लो चाहे राजनीतिक संगठन मान लो, तो इसका ध्यान रखना। और विशेषकर आपको इस द्रविड़ आंदोलन में और चीज़ का ध्यान रखना तो इम्पोर्टेंट है बहुत। इस आंदोलन की 3 मांगे थी। कितनी मांगी थी? 3 मांगे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो आपको 3 मांगों का ध्यान रखना। पहली मांग तो क्या थी कि कल्लाकुडी, ये ध्यान रखना। कल्लाकुडी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया जाए? निरस्त किया जाए। जो नया नाम था डालमियापुरम। तो पहली मांग थी ये थी कि कल्लाकुडी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम जो डालमियापुरम था उसको निरस्त किया जाए। ठीक है, पहली मांग तो। फिर है दूसरी मांग। दूसरी मांग थी इनकी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज़्यादा महत्व दिया जाए। और तीसरी जो मांग थी इनकी वो थी राज्य सरकार के शिल्पक्रम शिक्षा कार्यक्रम को लेकर। शिल्पक्रम शिक्षा कार्यक्रम, ये 3 प्रमुख मांगे थी इस आंदोलन से संबंधित। ठीक है। अब बाकी अगले वीडियो में लाएंगे बच्चों। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है डीएमके ये भी पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसके संस्थापक थे सी अन्नादुरई, ये भी इसमें ध्यान रखना है इस आंदोलन से। ठीक है बच्चों, फिर बाकी पूरा रह गया उसको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।